दोस्तों नमस्कार। आज फिर एक वीडियो बनाने की इच्छा हुई, सोचा एक वीडियो बनाता हूँ। आज गिनती हो चुका है कल, और किसी भी पार्टी को वोट बहुमत नहीं मिला। भाजपा 240 पर सिमट गई और कुल मिलाकर 291 पर। इससे पहले भी हमने बहुत सारा वीडियो बनाया था, तो लोग कुछ कमेंट भी करते थे, कुछ गालियाँ भी देते थे। आज भी हमारे एक मार्केट में भाई है, तो उन्होंने कहा कि सब देशभक्त लोगों की संख्या कम गई है और लोगों ने वोट नहीं किया, इस कारण से हार गए। तो मेरा कहने का मतलब है कि देशभक्ति का पैमाना क्या है। क्या मैं भाजपा का सदस्य जो हूँ, तो भाजपा को जो वोट करेंगे वो क्या देशभक्त होंगे, जो नहीं करेंगे देशभक्त नहीं होंगे। ये सब बातें अच्छी नहीं होती हैं। हर आदमी का अपना अपना दुख दर्द होता है, अपने हिसाब से वोट करता है। हमारे प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे काम किए हैं, वाकई में देश में बहुत अच्छा प्रधानमंत्री पाया है। पर हर आदमी के अंदर कुछ न कुछ कमियां होती है, जो इससे पहले मैं वीडियो में हमेशा बोलता आया, लेकिन आम आदमी की बातों को सुना नहीं जाता है। पहले भी भाजपा कार्यालय से फ़ोन आता था वोट देने के लिए, उसमें भी हमने कहा कि लोगों की ये परेशानियां हैं, युवाओं की ये परेशानियां हैं। बहुत सारी बातों पर हम सहारा इंडिया पे भी हम बताए, सहारा का गरीबों का पैसा है, आपकी पार्टी, आपकी सरकार ये पोर्टल पर लॉन्च की, पोर्टल पर सबों का रिजेक्ट किया गया, फिर से बढ़ा गया और इस पर आप लोग कुछ नहीं बोले। और बेरोजगारी, डिजिटलीकरण, इस सब पर भी आप देख ही रहे हैं, रेलों का क्या हाल है, इस पर भी देख रहे हैं। अच्छी बात है, बहुत खुशी है कि फिर से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी पुनः शपथ ग्रहण करेंगे। और मुझे अब उम्मीद है कि जिस 2-4 कार्यों को उन्होंने नज़रअंदाज किया, युवाओं को उन्होंने नज़रअंदाज किया, रेल जो देश की धड़कन मानी जाती है उनको भी उन्होंने नज़रअंदाज किया। ऐसा नहीं है कि उन्होंने नहीं बढ़ाया, बहुत अच्छी अच्छी गतिमान ये पुरुषोत्तम भारत ये सब एक्सप्रेस गाड़ियाँ चलाई, लेकिन क्या वो अमीरों की गाड़ियाँ हैं, गरीबों की तो नहीं है। लेकिन रेल का हाल बदहाल होता चला गया, पैसेंजर ट्रेनें खत्म हो गई। उसके बाद पैसेंजर ट्रेन के बाद जितने भी बहुत साधारण एक्सप्रेस सब चलती थी, जिनका किराया बहुत कम होता था, गरीब चला जाया करता था आसानी से, वो सब बंद हो गई। तो ये सब चीज़ों पर उन्होंने, वो बहुत विद्वान है, उनके पार्टी के लोग भी बहुत विद्वान हैं, ऐसे नहीं है। लेकिन हर जनता का दर्द जनता ही बता सकता है, क्योंकि जिसने झेला है वही बता सकता है। और बेरोजगारी की बात कीजिए, अभी डिजिटलीकरण पर अगर बोलना चाहें तो डिजिटलकरण अच्छा है, विकास होना चाहिए। क्योंकि आज अगर एक समय था कि अकाल पड़ जाता था, कम जनसंख्या होने के बाद भी अकाल पड़ता था, गांव के गांव मारे जाते थे भुखमरी के कारण, आज वही चीज़ नहीं है। ये सब डिजिटलकरण का ही देन है। लेकिन डिजिटलकरण जब बेरोजगार पर भारी पड़े तो उसको कुछ कम करने की ज़रूरत होनी चाहिए। क्योंकि अभी रेल में ही देख लीजिए, छटनी होता गया, लोग रेल की का वैकेंसी नहीं आता है, सबसे ज़्यादा अधिक रोजगार रेल में मिलता था। और भी बहुत सारे विभाग होते थे जिनमें मिलता था, BSNL था, उसमें मिलता था, बहुत सारी सरकारियाँ कंपनियाँ संस्थाएं थी जिन्हें मिलता था। उन सब चीज़ों को निजीकरण कर दिया गया। मेरे हिसाब से प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे काम किए, लेकिन ये अडानी और अंबानी को थोड़ा ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाने के चक्कर में अपने पार्टी को बहुत ज़्यादा परेशानी में डाल दी। क्योंकि ये उम्मीद नहीं थी कि इस बार 300 पार नहीं जाएंगे, लेकिन बहुत दुख की बात है कि कम में रहे। और सहारा वाला लोग इतना सब करता रहा, जहाँ जहाँ आते थे ये गृह मंत्री जी, वहाँ लोग जाते थे, लेकिन उनको अंदर जाने नहीं दिया जाता था। तो कभी किसी भी छोटे से छोटे लोगों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए।
उनकी बातों को सुनना चाहिए। और महिला वोटर का ही एक कमाल है कि ऐसा परिणाम देखने को मिला। मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कल रात अभिभाषण सुना, उसमें उन्होंने सारी बातों का जिक्र किया और एक चीज़ गिनाते नज़र आए कि हमने मुफ्त में अनाज दिया, मुफ्त में अनाज दिया। तो मेरे अंदर जो फीलिंग आया वो मैं आपको बता रहा हूँ। किसी को आप खाने को दीजिए और बार बार ये कहिए कि मैं तुम्हें मुफ्त में खिला रहा हूँ, मुफ्त में खिला रहा हूँ, तो एक ग्लानि सा फील होता है। क्योंकि खिलाकर किसी को बार बार ये जताना कि मैं मुफ्त का अनाज आपको खिला रहा हूँ, मुफ्त का इलाज दे रहा हूँ, ये सब चीज़ें बार बार करने से इंसान के अंदर एक अलग ढंग की भावना पैदा हो जाती है। आप ही को अगर बैठा कर खिला दे और कहे कि आपको मैंने खाना खिलाया, आपको मैंने खाना खिलाया, तो थोड़ा सा बुरा लगेगा। और वो पूरे अभिभाषण में मैंने उन्हें सुना तो उन्होंने कभी भी निजीकरण पर नहीं बोला कि मैं इसको पुनः सुधार करूँगा, रेल को सुधार करूँगा, रेल में साधारण डिब्बों की संख्या को बढ़ाऊँगा, स्लीपरों की संख्या को बढ़ाऊँगा, एसी को कम करूँगा, ऐसे रेलगाड़ियों को चलाऊँगा जिसका किराया कम होगा ताकि गरीब इस राज्य से उस राज्य जा सके कमाने के उद्देश्य। इन सब बातों पर नहीं बोला। रोजगार युवाओं को मिलेगा। आज मैं सभी नेताओं को सुना, उसमें वोट परसेंटेज का हिसाब जो बीच वर्ग के युवा वर्ग थे जिन्हें रोजगार की आवश्यकता है वो उनसे ज़्यादा नाखुश हुए और उन्होंने या तो नोटा दबाया या अगेंस्ट पार्टी को वोट किया। तो उन्हें प्रलोभन दिए कि मैं रोजगार दूंगा, उसको वोट किए। लेकिन प्रधानमंत्री जी यही गलती पुनः दोहराते नजर आए। पूरे अभिभाषण में वही चीज़ दोहराते नजर आए। अगर रोजगार को और महंगाई जहाँ तक हो सके, महंगाई को तो खैर कम करना इतना आसान नहीं है क्योंकि पूरी दुनिया में महंगाई है, तो जितना कम हो सके कंपनियों पर नकेल कसी जाए, मनमाना प्रिंट न रखें। बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिन पर उन्हें छूट दी गई है, मनमाना प्रिंट रखते हैं और आदमी ठगा जाता है। तो ये चीज़ हो गई। निजीकरण को हटाकर पुनः फिर सरकारी जॉब बहाल किया जाए और भी बहुत सारी जो गलतियां सरकार से हुई उन चीज़ को सुधारा जाए तो शायद अगली बार 400 के पार हम जरूर जा सकते हैं। लेकिन कुछ कट्टरपंथीता चाहे किसी भी चीज़ का हो अच्छा नहीं होता है। हमारे भाई हैं मार्केट के, वो तुरंत हो जाते हैं और यही चीज़ इसको प्रेम से कहने पर अच्छा लगता है और जब गर्मा पड़िएगा तो थोड़ा सा खराब लगता है। वो देशभक्ति गिना रहे थे। क्या एक सच्चा भक्त वही हो सकता है जो हमेशा कहे कि मैं देशभक्त हूँ, मैं हिंदू हूँ? हिंदू होने का क्या मतलब? हिंदू होने का मतलब, मैं उनसे पूछा कि क्या आप 5 वो मंत्र सुना सकते हैं, तो उन्हें मंत्र भी पता नहीं था। तो हिंदू का अर्थ ये नहीं। धर्म एक निजी चीज़ है, इसी पर किसी को ज़बरदस्ती करने की चीज़ नहीं है कि आप सच्चे हिंदू होते तो उसको वोट देते, आप सच्चे मुसलमान होते तो उसको वोट देते। ये सब का कहीं स्थान नहीं है। हर इंसान स्वतंत्र है, ये स्वतंत्र भारत है और इसमें इन सब चीज़ों को फैलाने का कोई किसी को अधिकार नहीं है। सबको मिलकर रहने का अधिकार है और वोट एक अपना निजी अधिकार है जो जिसको अच्छा लगता है। हर आदमी का समस्या है, उस समस्या पे कोई पार्टी खड़ी नहीं उतरती है तो आदमी अगेंस्ट में वोट कर देता है। उस खड़ी उतरती है तो उसके अगेंस्ट में वोट, उसके सपोर्ट में वोट करता है। तो इसका ये अर्थ नहीं है और ये नहीं कि भाजपा को कोई वोट नहीं दिया तो देशभक्त नहीं है, उसको वोट दिया तो देशभक्त। देशभक्ति का क्या पैमाना हो सकता है? हमारे यहाँ तो हर इंसान के अंदर देशभक्ति कूट कूट कर भरा है कि अपने देश के लिए कुर्बान होने को तैयार होता है। हर इंसान देशभक्त है। ऐसा नहीं कि जो इंसान उसको वोट करेगा वही देशभक्त है, उसको वोट नहीं किया तो वो देशभक्त नहीं है। इस सब चीज़ों का कोई जगह नहीं होना चाहिए और कोई भी सरकार हर इंसान को खुश नहीं कर सकती। पर मुझे जैसा लगता है कि इस सरकार में कमी यही हुई कि उन्होंने युवाओं को नज़रअंदाज किया, गरीबों को नज़रअंदाज किया। गरीब की यात्राएं बहुत दुखद हो गई, गरीबों का व्यवसाय बहुत दुखद हो गया, छोटे छोटे व्यापारी भी बहुत मारे गए।
जिनका धंधा अच्छा से नहीं चलता है डिजिटलीकरण के कारण। अब आते हैं कि डिजिटलीकरण को कहिए कि डिजिटलीकरण तो जरूरी है। देखिए अभी एक साधारण सा वॉशिंग किट जिसमें लगभग एक गाड़ी को साफ करने के लिए 50 से 60 मजदूर लगते हैं। तो अभी हर स्टेशनों पे वॉशिंग किट लगाया गया है जो ऑटोमेटिक उस रास्ते से गाड़ी गुजरेगी और वो ऑटोमेटिक साफ भी हो जाएगा और सूख भी जाएगा और कम पानी भी उसमें लगता है। ये ठीक है, अच्छी बात है कि जल का संचय होगा। लेकिन क्या हर चीज़ अगर डिजिटलीकरण की तरफ अगर आप बढ़ते हैं तो क्या ये अच्छी चीज़ है? डिजिटलीकरण से बेरोजगारी बढ़ेगा तो सरकार को टैक्स भी तो जनता ही देती है। और किसी को नौकरी होता है या फ्री अनाज मिलता है तो उसी पैसे से मिलता है। तो डिजिटलीकरण का मतलब तो ये नहीं कि बेरोजगारी को बढ़ाया जाए, उसमें रोजगार के अवसर होने चाहिए। रेल लाइन पहले ग्रुप डी में सबसे ज़्यादा व्यवसाय होता था, लोग को नौकरियाँ मिलती थी, आज उसे निजीकरण के हाथ तो सौंप दिया गया, इससे अच्छा होगा। लेकिन क्या ये सब चीज़ अच्छी चीज़ें तो मुझे नहीं लग रहा है। साइन करता है उसमें काम करने वाला आदमी 5,000 रुपये, उसमें मिलता है 3,000, तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो इस सब चीज़ों को सुधार की आवश्यकता है। मैं मेरे हिसाब से जो मेरे मन में आया वो मैं बता रहा हूँ कि इन सब चीज़ों पर अभी जो ये वोट परसेंटेज गिरने का मूल युवाओं का कारण हुआ, यही सब कारण है कि जिस घर में बच्चे पढ़ने वाले हैं, गरीबों के बच्चों का हाल तो पूछा जाए। शिक्षा का हाल बहुत बुरा है क्या हर जगह। हाँ, ये मेडिकल कॉलेज खुलवाए हैं उन्होंने, हर जगह जगह मेडिकल कॉलेज खुला, हर जगह यूनिवर्सिटियाँ खुली हैं। तो ये सब चीज़ें ठीक है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन क्या वो सस्ता होगा? एक साधारण सा टीचर बनने के लिए अभी बिहार की ही बात कीजिए, एक साधारण गरीब घर का लड़का टीचर नहीं बन सकता क्योंकि उतना पढ़ने और उतना उसके पास समय नहीं है, उसके परिवार के पास उतना समय नहीं है, उतना शिक्षा देकर उतना वेट करे तो फिर वो खाएगा कहाँ से? तो मजदूरी करेगा। तो इस सब चीज़ों को सुलभ होना चाहिए मेरे हिसाब से। और आने वाला समय में जैसे रात को मोदी जी, माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोले, तो उसमें एक रोजगार की बात करते हैं, पर स्वरोजगार की बात करते हैं। तो फिर पढ़ने स्वरोजगार तो इंसान मूर्ख भी हिसाब जोड़ने आ जाएगा, वो भी करेगा, फिर शिक्षा का महत्व कहाँ रह जाएगा? और निजी क्षेत्रों में नौकरियां आती और जाती रहती हैं, इसलिए निजी क्षेत्र की नौकरियों को लोग या युवा ज़्यादा मतलब उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं, सरकारी नौकरियों पर फोकस करते हैं। एक समय था कि बहुत सारी वैकेंसियाँ हर विभाग में निकलती थी, आज नहीं निकलती, हर चीज़ को निजीकरण करने के कारण। तो ये भी एक ले डूबने का कारण रहा। और मेरे हिसाब से और एक बात है कि मैं देख रहा था कि सहारा के निवेशक रो रहे थे, जिनका पैसा फंसा था, और बहुत सारी महिलाएं, तो वो तो अगेंस्ट में वोट करेंगी। तो इस सब चीज़ों पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया और इतने सारे उन्होंने सभाएं की, लेकिन कहीं भी सहारा के बारे में कुछ नहीं बोला गया। तो ये मनमाना आचरण तो थोड़ा किया गया क्योंकि जनताओं का उन्होंने नहीं सुना। उन्हें ये लग रहा था कि मैं एक भक्ति दिखाकर वोट ले लूँगा। तो ऐसा नहीं होता है, हर इंसान एक बार ठगा जाएगा, दूसरा बार ठगा जाएगा, तीसरा बार नहीं ठगा जाएगा। तो ये चीज़ देखने को मिला और इसी का कारण रहा कि पूर्ण बहुमत नहीं मिल पाए उनको। तो फिर से उनकी सरकार बनेगी और मैं चाहता हूँ कि अब की बार जो भी गलतियाँ हों, ऐसा नहीं कि देश विकास की ओर नहीं गया है। अब डिजिटलीकरण पढ़ लीजिएगा तो डिजिटलीकरण हो रहा है। आज गर्मियाँ इतनी हीट वेव बढ़ गई है, तो ये भी हमारा आपका ही देन है कि हर गांव में पक्के मकान बन गए, और नहीं बनेगा तो जनसंख्या इतनी बढ़ रही है कि आदमी फूस के मकान में तो नहीं रह सकता है 20 अगर मेंबर हैं, तो इसलिए उसको 2 तल्ला 3 तल्ला बनाया जाता है। तो आज तुम देखते हो या कि जब गांव में गर्मियाँ इसलिए बढ़ रही हैं कि दिन में मकान गर्म हो जाता है, आधी रात के बाद ठंडा होता है, तो रात में जब गर्मियाँ मकान छोड़ता है तो आदमी गर्म होता है। रोड पक्कीकरण होने के कारण रोड से गर्मियाँ निकलती हैं, वो दिन में सोखती हैं, रात को छोड़ती हैं गर्मियाँ। तो ये सब एक वैज्ञानिक है। तो जितना हम डिजिटल हो रहे हैं उतना हमें परेशानियाँ भी बढ़ रही है। तो ये सब ज़रूरी है। इस सब को कम करने के लिए सबसे बड़ा चीज़ है कि जनसंख्या नियंत्रण पर कानून लाना। चीन जैसा देश जब जनसंख्या नियंत्रण पर कानून लाकर जनसंख्या को नियंत्रित कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। इस पर कानून बनना चाहिए कि हम दो, हमारे दो, और इसमें किसी तथ्य की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। और इस पर अगर बनेगा तो हर आदमी मानेगा, ऐसा नहीं किसी का कोई विरोध करेगा।
और इस पर एक कड़े कानून हो तो जनसंख्या जब नियंत्रण होगा तो स्वतः रोजगार भी घटेंगे, आने वाला समय में महंगाई भी घटेगी। तो इन सब चीज़ों पर काम होना चाहिए मेरे हिसाब से। और जब भाजपा की पहले सरकार बनी थी, जब अटल बिहारी वाजपेयी आए थे तो बहुत अच्छा काम उन्होंने किया था। चतुर्भुज परियोजना, बिजली मतलब एक राज्य के बिजली को दूसरे राज्यों से जोड़ना, नदियों को जोड़ना, रोडों को जोड़ना उन्हीं का देन था। लेकिन उन्होंने भी एक गलती की थी कि लोगों का पेंशन खत्म कर दिया। नौकरियों से पेंशन खत्म उन्होंने ही किया। तो पेंशन एक बहुत बड़ा सहारा होता है। जो लोग सरकारी जॉब में हैं, जब रिटायर्ड हो जाते हैं तो उनको कोई, हम लोग तो खैर व्यापारी हैं, हम लोग का तो कोई खाए नहीं, तो उन्होंने निकाला था अटल पेंशन योजना। ये प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री का देन है। लेकिन जो उसके दायरे में आता था, उस एज के दायरे में उन्होंने कराया, हम लोग तो नहीं करा पाए। तो एक सरकारी आदमी का जॉब में पेंशन ही एक सहारा बुढ़ापे का होता है। और मैंने देखा है अपने गांव समाज में कि जिनका पेंशन होता है वो लंबी आयु जीते, क्योंकि उनका परिवार वाला भी उनको संरक्षित रखना चाहता है पेंशन के लोभ से, और उनका सेवा करता है। और जिनके पास पेंशन नहीं है, अगर बीमार भी पड़ते हैं तो उनके परिवार के पास अगर पैसा है तो इलाज कराएंगे अच्छे, अगर उनके संतान है तो, नहीं तो उन्हें छोड़ दिया जाता है मरने पे। इसलिए जो आपका सरकारी सेवा में है उनको तो पेंशन मिलना चाहिए। आज ही देख लीजिए अग्निवीर योजना 4 साल की योजना है, इससे भी बहुत युवा दुखी हुए, कुछ गए, बहाली हो भी रहे हैं। लेकिन इससे दुखी हैं तो कुछ किसानों का, मतलब जो किसान ये कर रहे थे स्ट्राइक, उन्होंने किया लगातार, इस कारण से देखे कि पंजाब पूरा खाली हो गया, तो उन्होंने किसान का नहीं सुना। तो कुछ जिद हमारे गृह मंत्री जी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं, लेकिन कुछ गलतियां मेरे हिसाब से ये सब हुई, जिन कारण एक मजबूत सरकार नहीं मिलेगा। भगवान करे कि अच्छा से ये 5 साल गुजरे और फिर से पूरी शक्ति के साथ भाजपा पुनः शक्तिशाली बनकर फिर अगला बार जब इलेक्शन हो तो लौटे, ये मेरे मन की कामना है। लेकिन मैं यही चाहता हूँ कि अब जो गलतियाँ इन्होंने की जिद में आकर, या जो भी, कि छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को नज़रअंदाज करना, उनकी बातों को नहीं सुनना। मैंने देखा, मैंने जितनी बार मेरे पास फ़ोन आया, मैंने हर गलतियों को गिनाने का प्रयास किया। कार्यालय से जब भी फ़ोन आता था, परेशानियाँ क्या है, तो मैंने सहारा से लेकर निजीकरण, व्यवसाय, महंगाई की बात आप कीजिएगा तो बहुत लोग बोल देते हैं कि महंगाई तो पूरी दुनिया में, बिल्कुल है, महंगाई तो बिल्कुल है। लेकिन अब एक मैं दवा पे लेता हूँ कि अभी आयुष्मान ये दवा, ये दुकान खुली, उसका दवा आप खा कर देखिए, बहुत सारे लोग उस चक्कर में मर भी गए, चीनी पेशेंट हैं। और दवाओं में उतना साल्ट नहीं रहता। जो आप पेटेंट मेडिसिन खाते हैं तो 40 mg है तो 40 mg, तो उसमें 20 mg दिया जाता है या 10 mg दिया जाता है। उस पर कोई संस्था नहीं जो उसका जांच करे, जिस कारण से लोग दवा खा के बहुत लोग मर गए। मैं भी बीपी पेशेंट हूँ, मैं भी खाया और मेरा ब्लड प्रेशर बढ़ गया, तो फिर डबल साल्ट की दवा मुझे खानी पड़ी वो सरकारी दवा के चक्कर में। तो ये सब चीज़ों बनाया तो उन्होंने बहुत अच्छा है, लेकिन क्या उस पर कोई एक ऐसा निगरानी ब्यूरो है जो निगरानी कर सके कि जो दवाई बनाई जा रही हैं ये वाकई काम करती हैं या नहीं करती हैं? तो फिर लोग मूव कर जाते हैं पेटेंट मेडिसिन पर, जिसका कीमत 300 होता है और प्रधानमंत्री में 50 रुपये में मिलता है। तो ये सब चीज़ है। जेनरिक दवाएं अगर 30 में मिलती हैं, उसका प्रिंट 350 होता है। तो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं या ऐसे भी डॉक्टर हैं जो जेनरिक दवाएं बेचते हैं, लेकिन पेटेंट के रूप में बेचते हैं, और हम आप पहचान नहीं पा सकते, क्योंकि कंपनी जेनरिक पे वही नाम लिखा होता है। जो मूल जेनरिक है उस पर सिर्फ साल्ट नेम होता है, और जो जेनरिक होता है उस पर वो कंपनी का नाम होता है। तो आप पकड़ नहीं पाते हैं, और वो 50 रुपये की दवा आप 350 या 400 में खरीदते हैं। तो मेरा कहने का मतलब, मैं भी जिस स्टेट से हूँ, मैं इसका भी विरोधी हूँ कि अगर मुझे 1500 में बेचना है तो उस पर 3000 प्रिंट क्यों। एक लिमिट, जो एक व्यापारी का मुनाफा होना चाहिए उतना प्रिंट होना चाहिए, और प्रिंट पे ही सामान बिकनी चाहिए। और मनमाना जो कंपनियां रेट लगा के वहाँ से भेजती हैं, उस
पर सरकार को उस हिसाब से टैक्स कंपनियों से अगर लिया जाए कि कंपनी अगर 3000 प्रिंट रखती है तो 3000 के हिसाब से कंपनियों को सरकार को टैक्स देना होगा फैक्ट्री से तो कंपनियां स्वतः ही उस चीज़ को कम करेंगी। तो बहुत सारे जो छोटे लोग हैं जिनको ये चीज़ समझ में नहीं आता है, बार्गेन नहीं कर पाते हैं, या बहुत सारे ऐसे दुकानदार हैं जो प्रिंट पे ही बेच लेते हैं, तो ये सब चीज़ दिक्कतें होती हैं। दुकानदार को भी दिक्कत होता है, जिस पर मैंने वीडियो बनाया था कि दुकानदारों को दिक्कत होता है, बार्गेन करना पड़ता है, ग्राहक बार्गेनिंग करता है और वाकई होता भी है। तो इस सब चीज़ों में दिक्कत होता है दुकानदारों को भी। तो इन सब चीज़ों की ज़रूरत है कि कोई कंपनियां अगर मनमाना प्रिंट रखती हैं तो उन सब पर नकेल कसा जाए ताकि महंगाई कुछ कम हो सके। कहा बात जो खाने पीने की चीज़ तो वो तो जब आएगा तो कम हो जाएगा, जब मार्केट में कम होगा तो वो बढ़ेगा, ये सब बड़ी चीज़ नहीं है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान देने की ज़रूरत है मेरे हिसाब से। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? मेरे मन में जो आया मैंने कहा, और इससे अगर किसी भाई को दुख हुआ हो तो हमें क्षमा करेंगे, क्योंकि मेरे मन की जो बातें थी कि मैं इलेक्शन से पहले भी कहता आया हूँ और अभी भी कह रहा हूँ। देखिए कि आने वाला समय नीतीश जी कितना दिन तक हमारे प्रधानमंत्री जी का साथ देते हैं और उनके साथ चलते हैं। भगवान से मैं यही मांगता हूँ कि कम से कम 5 साल आराम से सरकार चले और दबाव में न चले, और थोड़ा सा मनमाना आचरण जो करते हैं कि किसी छोटे कार्यकर्ताओं की नहीं सुनते हैं, अपना ही चलाते हैं। अडानी अंबानी पर इनका ध्यान केंद्रित होकर रह गया है, अडानी को बढ़ाना है, अंबानी को बढ़ाना। आज अडानी अंबानी की संपत्ति कितना 10 गुना बढ़ गई, रेल में अडानी रेल हो गया। ये सब क्या है? क्या अडानी अंबानी को ही इस धरती पर जीने का अधिकार है? आम जनता को जीने का अधिकार नहीं है? लोग कहते हैं कि आपको निजीकरण से क्यों दिक्कत है? निजीकरण से दिक्कत नहीं, निजीकरण अच्छा नहीं है। निजीकरण है तो अलग कंपनियां खोल लें, हम सरकारी चीज़ों को निजीकरण के हाथों में क्यों देंगे? हाँ, उसमें अगर काम नहीं करते हैं, आज देख लीजिए इसके पाठक जी हैं, टीचरों पर इतना शिकंजा कस रहे हैं पढ़ाई के लिए, तो लोग ही बोलते हैं कि ये ठीक नहीं। अरे कस रहे हैं तो अच्छा कर रहे हैं ना, वेतन में तुम्हें कमा कर एक व्यापारी कितना परेशान होकर रुपया अर्जन करता है, उसी तरह आप सरकारी जॉब में हैं तो आपको जितना देर वर्क करना है तो हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा। मैं एक बहुत समय एक वीडियो बनाया था और उसे बोला भी था, मैंने खत भी लिखा था प्रधानमंत्री कार्यालय में कि नौकरी के अवसर बढ़ा दिए जाए और वेतन को कम कर दिया जाए, और किसी को अगर 70 या 75 हज़ार रुपये मिलता है तो उसको कम करके 40,000 कर दिया जाए, और 80,000 में 2 आदमी काम कर सकता है। तो इन सब चीज़ों पर मैंने वीडियो बना कर डाला, लेकिन इसका खैर आम जनता का कोई सुनता नहीं है। तो इस सब चीज़ें कि रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, और जब आदमी रोजगार में होगा तो स्वतः ही क्राइम से लेके हर चीज़ घटेगा। और अगर इन सब चीज़ों पर फोकस अगर सरकार करती है, सहारा वालों को पैसा मिल जाता है, रोजगार के अवसर होते हैं, निजीकरण जो ये अडानी अंबानी पर फोकस कर रहे हैं उसको छोड़कर छोटे व्यापारियों को भी कमाने का मौका मिले, युवा वर्ग को अच्छी खासा रोजगार मिले, स्वरोजगार नहीं सरकारी नौकरियां में अवसर मिले। पहले इतनी वैकेंसियाँ आती थी, सारी वैकेंसियाँ खत्म हो गई। ये तो अभी आरजेडी की सरकार थी तो इन्होंने दिया जॉब, बहुत सारे टीचर में हुआ और भी सारे विभागों में दिया है। तो ये चीज़ भी बहुत बड़ा एक फोकस रहा कि उन्होंने रोजगार पर, महंगाई पर। अब कहने का मतलब अब लीजिए, अगर महंगाई तो पूरी दुनिया में है, तो गैस का जब 1200 रुपये में बिकता था तो इलेक्शन से पहले 910 रुपये में क्यों? क्या सरकार घाटा लगा कर दे रही है? नहीं, ये फिर हमें तो बुर्बक ही बनाया जा रहा है ना। अभी 102 रुपया 103 रुपये में पेट्रोल मिल रहा है, 107 में सारा 4 साल बिका पूरे साल, तो फिर ऐसा क्यों? आप अगर नहीं घाटा लग रहा है तो हम इलेक्शन भी आएगा तो हम 107 में ही बेचेंगे, 1200 में ही बेचेंगे, पर डॉक्टर दिन 910 में बेचेंगे, या स्वतंत्र कर देंगे। अटल बिहारी वाजपेयी के समय हुआ कि गैस को स्वतंत्र कर दिया जाए, एक दुकान होगी जहाँ से जाकर गैस इंसान खरीद कर लाएगा। एक दुकान, जैसे चीनी पहले सरकार की तरफ से मिलती थी, अब जब स्वतंत्र हो गया तो जिसे जरूरत होता है लेता है, जिसे जरूरत होता है नहीं लेता। तो इस सब तरह का चीज़ें हैं जो होनी चाहिए, और इस पर अगर फोकस करें तो पुनः मुझे उम्मीद है कि अगली बार 400 पार जरूर होगा। और मुझे यही कहना था। कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन ये वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, लगभग 24 से 25 मिनट का वीडियो हो चुका है। तो कहने के लिए बहुत कुछ, मैं बहुत बड़ा कोई नेता नहीं हूँ, तो मेरा आप सुनेंगे, अगर अच्छा लगे तो सुने, वरना स्लाइड कर दें, और मुझसे कोई गलती हुई हो तो क्षमा करेंगे और कमेंट करके बताएंगे। धन्यवाद।